गरीब बहू ने की अमीर सौतन की मुंह दिखाई। गरीब काली सांवली जानवी अपने छोटे से घर की रसोई से चाय लेकर अपने कमरे में आती है और अपने पति रोहन को देती है। जी ये लीजिए चाय। रोहन जैसे ही चाय का पहला घूंट लेता है तभी वो सारी गर्म चाय जानवी के मुंह पर फेंक देता है। माँ। काली कलूटी, तुझे ठीक से चाय बनाना भी नहीं आता, चल निकल यहाँ से। तभी वहां रोहन के माता पिता विमला, शेखर और छोटी बहन पायल आती है। ये क्या तरीका है रोहन, तूने बहू के चेहरे पर इतनी गर्म चाय क्यों फेंकी? माँ, इस काली कलोटी को ठीक से चाय बनाना भी नहीं आता, पता नहीं कहां से ये काली कलोटी मेरी नसीब में पड़ गई। रोहन वहां से चला जाता है। जानवी रोने लगती है। बहू, तू रोहन की बातें दिल से ना लगा, वो ऐसा ही है। जानवी का रंग बहुत ही काला सांवला था। 2 दिन पहले ही जानवी और रोहन की शादी हुई थी। रोहन इस रिश्ते से खुश नहीं था, पर माता पिता के कहने पर उसने ना चाहकर भी मजबूरी में जानवी से शादी की थी। जानवी के ससुराल में उसके सास ससुर विमला, शेखर और नंद पायल थी। जानवी विमला की सहेली उर्मिला की बेटी थी। विमला ने रोहन जानवी के बचपन में ही दोनों का रिश्ता तय कर दिया था। शादी के बाद रोहन इसी तरह से जानवी के साथ बर्ताव करता आ रहा था। थोड़े समय बाद जानवी घर में सफाई करने लगती है। पता नहीं रोहन को जानवी में ऐसी क्या कमी दिखाई देती है कि रोहन जानवी बहू को पसंद ही नहीं करता। कितनी संस्कारी है जानवी, एक बहू होने का कितना अच्छे से फर्ज निभा रही है ये। रोहन और उसके परिवार वाले बहुत गरीब थे। वो जामनगर गांव में अपने छोटे से घर में रहते थे। रोहन उसी गांव के एक कारखाने में काम करता था। तभी रोहन एक पार्क में आकर बैठ जाता है। पता नहीं कब तक मुझे उस काली कलोटी के साथ रहना होगा। अगर जानवी उर्मिला आंटी की लड़की ना होती ना, तो कब का उसे धक्के मार कर निकाल देता मैं। तभी एक गोरी खूबसूरत लड़की रिया वहां आती है और रोहन के पास बैठ जाती है। क्या बात है मेरे होने वाले पति जी, बड़े परेशान लग रही हो। क्या बताऊं यार रिया, ये माँ ने मेरा जीवन ही बर्बाद करके रख दिया है। पहले ही कहा था मैंने माँ से कि मेरी शादी उस काली कलोटी जानवी से मत करवाइए, पर माँ ने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने तो पहले ही कहा था आपसे कि मुझसे शादी कर लीजिए, जो होगा देखा जाएगा। पर आप तो अपने माता पिता के इतने फरमावदार बेटे बन रहे थे कि आप उनकी मर्जी के बिना सांस तक नहीं लेते। अब देखिए, खुद ही कर दिया ना आपके माता पिता ने आपका जीवन बर्बाद। मुझे देखिए, मैं कितनी गोरी खूबसूरत लड़की हूँ, अमीर परिवार से हूँ, और वो जानवी कितनी गरीब। रिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अब मैं तुमसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। अब चाहे जो हो जाए, हम दोनों कल ही गांव के मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती। रिया और रोहन दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। रात का समय सब खाना खाने बैठ जाते हैं। वाह भाभी, आपके हाथ का स्वादिष्ट खाना खाकर तो मजा ही आ गया। कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हो आप। सच में हम बड़े ही भाग्यशाली हैं कि हमें इतनी संस्कारी बहू मिली। तभी रोहन गुस्से में उठकर वहां से चला जाता है। ये देखकर जानवी उदास हो जाती है। थोड़े समय बाद सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। तभी जानवी अपने कमरे में आती है और नीचे फर्श पर चादर बिछाकर लेट जाती है। रोहन जानवी को अपने साथ बेड पर नहीं सोने देता था। भगवान जी, मेरा रंग इतना काला क्यों है? क्यों मेरे पति मुझसे इतनी नफरत करते हैं? बस इस काली कलोटी को अब मैं इतना सताता हूँ कि ये खुद ही इस घर से चली जाए। सुन, वही काली कलोटी, यहाँ आकर मेरे पैर दबा। जानवी मोहन के पैर दबाने लगती है। तभी रोहन एक जोरदार लात मारकर जानवी को बेड से नीचे फेंक देता है। माँ, मेरी कमर। काली कलोटी, तुझे पैर दबाना भी नहीं आता? ठीक से पैर दबा, वरना मार मार कर तेरी चमड़ी लाल कर दूंगा मैं। रोहन ऐसे ही रात भर जानवी से पैर दबाने लगा और उसे जानबूझकर बेवजह रात भर मारता रहा। जानवी के प्रति रोहन का हमेशा से ऐसा ही बर्ताव था। अगले दिन सवेरे रोहन गांव के मंदिर में आता है। ये रिया कहां रह गई? अब तक आई क्यों नहीं? थोड़े समय बाद रिया दुल्हन की ड्रेस पहनकर वहां आती है और रिया रोहन दोनों शादी कर लेते हैं। थोड़े समय बाद, रोहन, आज हम दोनों हमेशा के लिए एक हो चुके हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। इधर जानवी बेचारी अपने घर से सफाई कर रही थी। तभी रोहन रिया शादी के बंधन में बंधे वरमाला पहने अपने घर आते हैं। रोहन रिया को शादी के बंधन में बंधा देखकर शेखर, विमला, जानवी और पायल के होश उड़ जाते हैं। रोहन, ये सब क्या है? ये लड़की कौन है और तुम दोनों के गले में ये वरमाला? माँ, ये रिया है, मेरी दूसरी पत्नी।
मैं और रिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमने शादी कर ली। क्या शादी कर ली? रोहन, तेरी शादी तो जानवी से हुई है ना, फिर तूने इस लड़की से शादी क्यों की? रोहन अपनी पहली काली कलौटी पत्नी के साथ खुश नहीं थे, इसीलिए रोहन ने मुझसे शादी की। अब से मैं रोहन की पत्नी हूँ। रोहन जी चलिए अपने कमरे में जाते हैं। रोहन जैसे ही रिया को लेकर कमरे में जाने लगता है, तभी बिमला उनका रास्ता रोक देती है। जब अपने माता पिता की इज्जत को तूने अपने पैरों तले कुचल ही दिया है, तो अब तुझे इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अपनी इस पत्नी को ले और निकल जा यहाँ से। तभी जानवी कहती है, माँ जी, आप रोहन जी को इस घर से मत निकालिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है रोहन जी कि दूसरी शादी हुई है। मैं बस अपने पति को खुश देखना चाहती हूँ। रिया चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। जानवी अपनी सौतन रिया को अपने कमरे में लेकर चली जाती है। देख रोहन, देख जानवी बहू की अच्छाई देख। तेरी खुशी की खातिर वो अपनी सौतन को इस घर में रहने दे रही है। तूने उस गरीब के साथ अच्छा नहीं किया रोहन। तुझे जानवी बहू की हाय लगेगी, देखना। रात का समय जानवी रसोई में आकर बैठ जाती है और खूब रोने लगती है और रोहन रिया अपने कमरे में थे। अगले दिन सवेरे रोहन रिया कमरे से बाहर आते हैं। माँ, आज रिया की मुंह दिखाई का रस्म कीजिए ना। इस घर में इस लड़की की मुंह दिखाई की रस्म नहीं होगी, ना ही हम इस रिया को इस घर की बहू मानते हैं। मैं करूंगी रिया की मुंह दिखाई की रस्म। जानवी बहू, इस रिया ने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, फिर भी तू इसके लिए ये सब करने को बोल रही है। माँ जी, मैं जानती हूँ रोहन जी ने मेरा बहुत दिल दुखाया है। इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, पर मैं तो इनकी पत्नी हूँ ना। इन्हें भले ही मेरी खुशी की परवाह नहीं है, पर मुझे तो अपने पति की खुशियों की चिंता है। मैं वो हर काम करूंगी जिसमें मेरे पति की खुशी शामिल हो। इसके बाद जानवी अपने हाथों से घर की सजावट करने लगी और खुद आस पड़ोस वालों के जहां जाकर उन्हें शाम को रिया की मुंह दिखाई का न्योता देने जाती है। शाम का समय जानवी अपने हाथों से रिया को अपने कमरे में सजा रही थी। जानवी, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम मुझे संवार रही हो। रिया, तुम बड़ी भाग्यशाली हो कि तुम्हें रोहन जी का प्यार मिल रहा है। मैं रोहन जी से दिलो जान से प्यार करती हूँ और रोहन जी तुमसे प्यार करते हैं। बस अपने पति के प्यार की खातिर ही मैं ये सब कर रही हूँ। रिया जानवी को लेकर बाहर आती है। बाहर आस पड़ोस वाली महिलाएं और सब बैठे थे। तभी जानवी रिया को सबके बीच में बिठाने लगती है। तभी रिया जानवी को रोक देती है। नहीं जानवी बहन, ये जगह मेरी नहीं बल्कि आपकी है। मुझे माफ कर दो जानवी बहन, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। रिया, तुम ये क्या बोल रही हो? रोहन जी, माना कि जानवी बहन का रंग काला है और ये गरीब है, पर मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि आपको जानवी बहन से ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता, और इनकी जैसी आज्ञाकारी पत्नी भी आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपकी असली पत्नी मैं नहीं, जानवी बहन है। रोहन जी, जानवी बहन को अपना लीजिए। मैंने आप दोनों के बीच आकर बहुत बड़ी गलती की। ये आपसे सच्चा प्यार करती हैं, और सच्चा प्यार करने वाले इस दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। जानवी बहन, जाइए, अपने पति के पास जाइए। इतना कहकर रिया वहां से हमेशा के लिए चली जाती है। तभी सब रोहन को बहुत समझाते हैं, जिसके बाद रोहन जानवी के कदमों में गिरकर उससे अपनी गलती की माफी मांगता है। जिसके बाद रोहन जानवी खुशी खुशी अपना आगे का जीवन बिताने लगते हैं। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। ये सब क्या है? तुम दोनों दीवरानियों ने ये थान क्यों लपेटा हुआ है? मेरी तरह ये मॉडर्न ड्रेस नहीं पहन सकती। देखो मेरा गाउन कितना अच्छा है। जेठानी जी, हम गांव से आए हैं ना, हमारे वहाँ शादी के बाद आपकी तरह छोटे कपड़े नहीं पहनते, साड़ी पहनते हैं, इसलिए हम यही पहनेंगे। हाँ, ऐसे छोटे कपड़े पहनेंगे मैं तो नानी माई सब याद आ जाएगी। ऐसा लगता है जैसे शरीर पर कपड़ा भी नहीं है। ना बाबा ना, बहुत ही अजीब लगता है। बकवास बंद करो अपनी, कुछ भी बोलती हो। बिल्कुल ठीक कहा। तुम दोनों गवार को फैशन नाम की चीज तो है ही नहीं। निहारिका बहू, तुझ पर ये कपड़े बहुत जच रहे हैं, बहुत प्यारी लग रही हो तुम। और तुम दोनों गवार बहुत ज्यादा चपड़ चपड़ मत किया करो। ठीक है माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। दीदी, आप बता दीजिए आप नाश्ते में क्या बना रही हो, ताकि हम आपकी तरह वही खाना ना बना लें। हम तो एकदम बढ़िया सा लिट्टी चोखा दाल चावल सब बनाएंगे, एकदम दबाकर खाना सब लोग, एकदम घी में लपेटा हुआ बढ़िया सा पकवान। What the hell is this पकवान? कोई पकवान वगैरह बनाने नहीं वाली। मैं क्या नौकर वाला काम करने आई हूँ यहाँ? उसके लिए तुम दोनों हो ना। माँ जी, आप मुझसे काम करवाएंगी? नाना बहू, मैं तो तुझसे एक चम्मच भी ना उठवाऊं,
तुम खाना बनाने की बात कर रही हो। और बहू, सही बोला तूने, ये दोनों है ना गवार की गवार, यही खाना बनाएंगे आज के बाद। सुन लिया ना तुम दोनों ने, आशा और प्रीति। जी माँ जी। अमृता और निहारिका दोनों गवार देवरानियों का मजाक उड़ाती हैं। बेचारी दोनों गांव की सीधी सादी लड़की थी, इसलिए चुपचाप रसोई में जाकर खाना बनाती हैं। अरे प्रीति, ये कैसा चूल्हा है? इसमें तो जादू है। इसमें तो गोबर का उपला लगाने की भी जरूरत नहीं है, ना ही लकड़ियां लगाने की जरूरत है। खाली एक बटन दबाओ और चालू हो जाता है। और इसमें तो धुआं भी नहीं देता है। हाँ, सही कह रही हो आप। तो चलो जल्दी जल्दी लिट्टी चोखा बना लेते हैं, और फिर मैं चटनी भी बना लूंगी, और फिर दाल चावल भी बनाऊंगी उसके साथ चोखा। वो क्या मजा आएगा खाना खाने में। लेकिन ई रसोई में तो कहीं सिलबट्टा नजर ही नहीं आ रहा है। मैं माँ जी से पूछती हूँ। आशा बहू रसोई से बाहर आ जाती है। इतने में सास अमृता आ जाती है। ओ मेरी कहवार बहुरानी, कहाँ जा रही हो? वो माँ जी आपके पास ही आ रही थी। वो मुझे सिलबट्टा कहीं नहीं दिख रहा। कहाँ है माँ जी? प्रीति बहन को चटनी बनानी थी। एक नंबर की गवार हो, ये तो मुझे तुम्हारी बातों से ही पता चल गया है। अरे यहाँ कोई सिलबट्टा वगैरह नहीं है, यहाँ चटनी वगैरह बनाने के लिए मिक्सी ग्राइंडर का यूज होता है। तुम्हारी बक्सी है तो चला लो, वो रखा है। माँ जी हम कैसे चलाएंगे? हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया है, हमारे घर में नहीं था। मैं क्या करूं, पकवान तुम्हें बनाने हैं, मुझे नहीं। ये कहते ही अमृता दोनों बहू का मजाक उड़ाकर चली जाती है। दोनों बहू मिक्सर ग्राइंडर को बहुत देर तक घूरती हैं, बटन चलाती हैं, जिससे वो डर जाती हैं। बाप रे बाप, ये तो मुझे बहुत अजीब सी चीज लग रही है। पता नहीं क्या है, घों घों करके बस चिल्लाई जा रही है। दीदी, ये तो हवा बड़ा मस्त दे रहा है। इसमें देखो पंखा भी लगा हुआ है बीच में। दीदी छोड़, मैं चकले पर ही बेलन से चटनी पीस लेती हूँ। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। फिर दोनों बहू जैसे तैसे खाना बनाकर सास के सामने पेश करती है, जिसे खाकर अमृता को बहुत अच्छा लगता है, मगर फिर भी वो ताने देती है। अरे ये खाना देखकर तो मुझे अपने गांव की याद आ गई। क्या है ये बकवास सा खाना? लिट्टी बनाने नहीं आती? देखो कितना घी भर दिया है इसमें, और इतना नमक है, और ये चटनी कहाँ से पीस ली? बस माँ जी पीस ली हमने जैसे तैसे। छी, मैं ये नहीं खाऊंगी, ये जर्म्स वाला खाना। मुझे सैंडविच वगैरह चाहिए। मैं मॉडर्न हूँ, मुझे डाइट करनी है। कहाँ है मेरा विदाउट ऑयल वाला खाना? और जरा देखो कितनी गंदी तरीके से बनाया है इन दोनों ने खाने को। जी ठानी जी, पकवान में तो यही सब बनाया है जो आप कह रहे हैं। वो हमें नहीं समझ आ रहा। समझ आए तो बनाएंगे क्या? तुम गवारों को कुछ पता भी है जो बनाओगी? माँ जी, आपको तो इन्हें बताना चाहिए था ना कि मैं कैसा खाना खाती हूँ। हाँ हाँ बहू, मेरे दिमाग से निकल गया। तो जब तक डेजर्ट खा ले, फिर ये तेरे लिए वही खाना बना देंगी। मैंने अपनी मॉडर्न बहू का ख्याल नहीं रखा, तो ये मुझे और दहेज कैसे देगी, और इन गवार को तो मैं बताती हूँ। अब सुन लो तुम दोनों, बहू के लिए सैंडविच बनाना है, वो भी एक्स्ट्रा सलाद वाला, ऑलिव ऑयल डालकर। जी माँ जी। फिर सास के बताने पर आशा बहू मॉडर्न बहू का विदाउट ऑयल डाइट वाला खाना रेडी करती है, जो कि दोनों बहू के समझ से बाहर था। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। सास और निहारिका दोनों गवार देवरानियों पर अत्याचार करती थी, हमेशा घर का काम बढ़ा दिया करती थी। अच्छा काम करने पर भी सिर्फ गरीबी और गवार के ताने दिया करती थी। एक दिन निहारिका प्रीति से कहती है, ओ प्रीति, जरा इधर आओ, मेरे लिए एक फ्रेश कैरेट जूस बनाकर लेकर आओ। जेठानी जी, ये कराटे का जूस कैसे बनाते हैं? मुझे नहीं पता। और ये कराटे क्या होता है? बेवकूफ और गवार हो क्या? गाजर का जूस मांग रही हूँ। अब जाओ, मिक्सी रखी है, मिक्सी में बनाना। डांट खाकर प्रीति रसोई में चली जाती है और मिक्सी को देखती है। हे भगवान, इसमें जूस कैसे बनाते हैं? मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। क्या हुआ प्रीति? दीदी, हमें इस मॉडर्न किचन की नई नई चीजें चलाना नहीं आता। कभी माँ जी माइक्रोवेव के लिए कहती है, तो कभी जेठानी जी जूस निकालने के लिए। हमें तो ये सब आता नहीं है, कैसे करें? हम इतने गरीब थे कि ये सामान हमने कभी देखा ही नहीं, और हमारे गांव में तो ऐसी चीज का भी इस्तेमाल भी नहीं होती थी। बिल्कुल सही बोली तू, उनसे पूछ भी नहीं सकते वरना डांट पड़ेगी। मॉडर्न जेठानी दूर से दोनों देवरानियों की बात सुन भावुक हो जाती है। इन्हें तो किसी भी मॉडर्न चीज के बारे में पता ही नहीं है। बेचारी कब से माँ जी और मुझसे डांट खा रही हैं। सुनो, मुझे तुमसे नहीं बनवाना, आज मैं खुद बनाऊंगी। कम से कम देखकर सीख तो भी लेंगी। फिर निहारिका खुद मिक्सी चलाकर जूस उनके सामने बनाकर पीकर चली जाती है। दीदी, आपने देखा जेठानी जी ने कितनी आसानी से जूस बना लिया। अब तो मुझे भी चलाना आ गया, और मुझे भी। चलो शुक्र है, इन्हें कुछ बनाना तो आया।
कुछ देर बाद अमृता जानबूझकर तीनों बहू को बुलाती है। तभी तीनों बहुएं आती हैं। जी माँ जी, आपने बुलाया? आज तक तुम दोनों बहू के पकवान में मुझे कुछ पसंद नहीं आया और मेरी मॉडर्न बहू ने भी अभी तक कुछ नहीं बनाया, लेकिन वो फिर भी अच्छा बनाएगी, मुझे ये पता है। इसलिए कल तीनों के लिए कंपटीशन रखा है। जो सबसे अच्छा पकवान बनाएगा वही घर पर राज करेगा और हारने वाला घर का सारा काम। पर मेरी कुछ शर्त है, खाना मॉडर्न किचन में बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक सामान पर। मर्जी तुम्हारी है, कुछ भी पकवान बनाओ। मुझे सब समझ आ रहा है। मेरी सास मुझसे इन दोनों को हरवाना चाहती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक सामान दे रही हैं। जी माँ जी। कुछ देर बाद दोनों देवरानियां अपनी गवार चीज की वजह से रो रही थीं। कल हम कैसे खाना बना पाएंगे? हमें कुछ नहीं आता। माँ जी हमारी गरीबी का फिर से मजाक उड़ाएंगी। हम 100% हारने वाले हैं। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। पता नहीं माँ जी ऐसा क्यों कर रही हैं, पर जैसा मैं कल किचन में करती जाऊंगी वैसे भी तुम भी करना, ठीक है? बाकी मैं तुम्हें थोड़ा अभी बताती हूँ कि सामान कैसे चलाते हैं। निहारिका रसोई में जाकर दोनों देवरानियों को मॉडर्न किचन का इलेक्ट्रिक स्टोव, माइक्रोवेव इत्यादि चीज प्रयोग करना सिखा देती हैं। अगले दिन आंगन में तीनों बहू कंपटीशन में उतर जाती हैं। जहां एक तरफ मॉडर्न बहू बर्गर, पिज्जा, चाउमीन बनाती है, तो दूसरी तरफ दोनों गवार बहू देसी पकवान, छोले पूरी, मटर पनीर इत्यादि बनाती हैं। प्रीति, ये माइक्रोवेव में आलू सही उबले हैं ना? हाँ दीदी, अब हमें भी ये सब चीज चलानी आ गई। ये क्या हो रहा है? ये दोनों गवार बहू किचन में खाना कैसे बना पा रही हैं? अब उनकी बेइज्जती कैसे करूंगी? चलो, आधा घंटा बचा है बस। कुछ देर बाद तीनों बहू अपना बनाया हुआ खाना सर्व करती हैं। माँ जी, मैंने बर्गर, पिज्जा बनाया है और मोमोज भी हैं। बताइए कैसा बना है? माँ जी, हमारा पकवान चख कर बताइए। अमृता दोनों तरह के पकवान खाकर पकवान अच्छे होने पर भी दोनों गवार बहू की बेइज्जती करती हैं और निहारिका की तारीफ। तुम दोनों से अच्छा खाना तो मेरी निहारिका बहू ने ही बनाया है। कुछ नहीं आता तुम दोनों को। मन तो करता है घर से बेघर कर दूं। बस कीजिए माँ जी, आप उन दोनों के सब्र का कितना इम्तिहान लेंगी। वो दोनों कुछ नहीं कहती, इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें कुछ भी उनको कहती रहेंगी और उनके साथ करेंगी। मैंने खाने में इतना नमक डाला है, टिक्की जला दी, तब भी आप मुझे कुछ नहीं कह रही। और उन दोनों का खाना इतना अच्छा है, तब भी किस बात की दिक्कत है आपको? अब वो मैं, लेकिन बहू तू ऐसा क्यों बोल रही है? और तुझे कैसे पता चला कि इन दोनों का खाना इतना अच्छा है? और मुझे लगा कि ये विदेशी खाना ऐसा ही होता है, इसलिए मैं तेरी तारीफ की। और तू इनका इतना साथ क्यों दे रही है? और इन दोनों को ये सारी चीज इस्तेमाल करनी कैसे आई? मैंने सिखाया है माँ जी। इन दोनों को मुझे आपके षड्यंत्र के बारे में पहले ही से पता चल गया था, इसलिए वो दोनों इतने अच्छे से काम कर पाए। और इनके खाने में बुराई क्या है? ये तो देसी खाना होता है, इससे पाचन तंत्र भी ठीक होता है, जबकि मेरा बनाया हुआ खाना जंक फूड है। मुझे माफ कर दो मेरी गवार बहू, मैं पैसे के लालच में अंधी हो गई थी। मैं सिर्फ निहारिका बहू को ही पसंद करती थी क्योंकि वो बहुत सारा दहेज लेकर आई थी। कोई बात नहीं माँ जी, लेकिन जब तक सास अपनी बहू को नहीं समझेगी तब तक समाज में हर बहू के साथ हर घर में ये सब ही होता रहेगा। शुक्रिया निहारिका दीदी, आपने हमारी जो मदद की है। हमारी जितनी भी तू मैं हुई है, उन सब को भूल जाओ। अब हम प्यार से रहेंगे। बिल्कुल दीदी। तीनों देवरानी जेठानी एक दूसरे के गले लगती हैं। सास उनकी नजर उतारती है और तीनों बहुएं फिर मिलजुल कर ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं।